नमस्कार। लक्स क्लासेस बालोत्रा एंड लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। प्यारे साथियों, अपन इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9 के राजस्थान अध्ययन की बातचीत करेंगे, जिसके अंदर आपके नोट्स एंड जीके के साथ साथ आपके वन लाइनर चैप्टर पर चैप्टर के अकॉर्डिंग मिलेंगे और इसकी पीडीएफ बिल्कुल अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री मिलेगी। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो क्लास 9th के अंदर विद्यार्थी है वो भी इस क्लास को देखें, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देखें, ये आपके लिए उपयोगी है। और इसके अंदर जितना भी अध्ययन सामग्री है उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगी। कब मिलेगी? जैसे ही अपना पाठ पूरा होगा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज अपन 9th क्लास के पहले अध्याय की बातचीत करेंगे, जिसका नाम है 1857 की क्रांति। तो शुरू करें। ओके। तो सबसे पहले मैं चैप्टर पढ़ूंगा, चैप्टर के बाद में अपन नोट्स निकालेंगे, नोट्स के बाद में अपन समझेंगे। इस तरीके से अपना पूरा प्रक्रिया रहेगी। तो आप लोग ये देख लेना। 9th क्लास में है तो 9th क्लास के जो विद्यार्थी है वो किताब लेके बैठ जाएं, बाकी जो है वो अपना नोट्स की सामग्री बनाते हैं वो लेके बैठ जाइए और आराम से इनको समझने का प्रयास कीजिए। नई पुस्तक है जो अपनी नई वर्तमान समय सत्र 2023-24 के अंदर चल रही है, उसकी बातचीत करेंगे। ठीक है ना? तो चलो, मुगल साम्राज्य के पतन, पहला चैप्टर 1857 क्रांति के। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी छूता नहीं रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था, अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना बहुत ही सहज हो गया था। मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह के बाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में बातचीत की। उसके बाद में बात करें तो 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण तेजी आने लगी। इसी बीच अप्रैल 1734 में बूंदी से पद संयुक्त शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करने हेतु दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया और राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम बार प्रयास किया गया था। और बाद में राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप तो बढ़ता ही गया। ठीक है, ये तो थे आपकी किताब में से जानकारी। अब इसको देखें नोट्स फॉर्मेट के अंदर। तो ये पूरे नोट्स फॉर्मेट है अपने, ये कॉम्पिटिटिव वाले आप लोग देख लेना इन चीजों को। ठीक है, ये वैसे भी आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर है जो न्यू वर्तमान सत्र जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इधर देखो, मुगल के बाद मराठा शक्ति राजस्थान में उभरने लगी। ये तो आपको पता है कि मुगल ईस्ट इंडिया कंपनी आती धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। ठीक है ना? तो मुगल शक्ति जैसे ही कमजोर होने लगी तो मराठों को एक मौका मिल गया था अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का। तो मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व सत्ता स्थापित करने के पश्चात मालवा और गुजरात में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाई, जो दक्षिण के अंदर मराठों का प्रमुख केंद्र था, तो वहां पे उन्होंने अपनी पूरी शक्ति जमा ली थी। तो उन्होंने मालवा और गुजरात के आसपास वाले क्षेत्र को स्थापित कर लिया, वहां पे अपनी शक्ति केंद्र स्थापित कर लिए। अतः अब उनके लिए राजस्थान में प्रवेश करना आसान हो गया। यानी राजस्थान के अंदर, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से लगती है, तो ये मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, गुजरात गुजरात का क्षेत्र था, तो इसके रास्ते अपने दक्षिणी राजस्थान से ये राजस्थान में आसानी से आ सकते हैं। उसी बीच हुआ ये कि मई 1711 में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से उन्होंने धन इकट्ठा किया। अब मेवाड़ी क्षेत्र से इन्होंने धन इकट्ठा किया तो उदयपुर के राजा महाराजा संग्राम सिंह चिंतित हो गए। इन्होंने जयपुर के शासक जय सिंह को फोन मिलाया। बाद में इन्होंने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को फोन मिलाया। तो तीनों ने कहा, आ जाओ इधर बैठ के गप्पे मारते हैं। कि नहीं नहीं नहीं, गप्पे मारने का टाइम नहीं है, मराठों की समस्या हल करनी है। तो उन्होंने चाय की सुस्कियां लेते हुए मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। फिर 1724 के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण तेजी से होने लगे। इसी बीच अप्रैल 1734 में एक ऐसा मौका आया कि बूंदी के पद संयुक्त शासक यानी पद से हटाए गए शासक बुद्ध सिंह ने क्या किया, मराठों से सहायता प्राप्त करके, जो दलेल सिंह उसका साथी था, वो उसकी राजगद्दी से हटाकर वो शासक बन गया था, उसको हटा करके
शासक बना। तो राजस्थान में किसी शासक के द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था, और बाद में तो राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप तो बढ़ ही गया। इतनी चीजें दर ली, अब एक एक चीज आसानी से समझते हैं। तो अपन देखेंगे कि मराठों का प्रभाव, टॉपिक क्या है, मराठों का प्रभाव टॉपिक। देखो मैं चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने में विश्वास रखता हूं ताकि चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो मराठों का प्रभाव देखेंगे तो सबसे पहले अपने को देखना है कि भाई मराठों का केंद्र बिंदु कौन सा था। मराठों की केंद्रीय स्थिति बात करें, केंद्रीय स्थिति की बात करूं तो मराठों की जो केंद्रीय स्थिति थी, या यानी मूल स्थान की बात करूं, या फिर मूल स्थान, मराठों का जो मूल स्थान था वो था दक्षिण भारत, दक्षिणी भारत। यानी मराठा जो थे वो दक्षिण भारत के अंदर स्थापित थे। दक्षिण भारत का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इलाका है, दक्षिण भारत का मतलब क्या हुआ, ये वाला इलाका, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र किसका है, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत का इलाका है। और यहां पे जो थे वो कौन थे, यहां पे थे आपके मराठा। बात क्लियर हुई? ओके। नेक्स्ट अपन ने ये पढ़ा था कि मालवा और गुजरात के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कहां किया, दक्षिण भारत से इन्होंने केंद्र बिंदु कहां स्थापित किए, या अपनी शक्ति कहां पे बढ़ाई। एक तो बढ़ाई इन्होंने मालवा, ठीक है, और एक बनाया गुजरात। मालवा से ये आए गुजरात की तरफ। जैसे देखो ये इधर अपन मान लेते हैं, ये यहां अगर मैं बात करूं, ये यहां पे आपके मराठा है। मराठों ने अपना शक्ति विस्तार किया या साम्राज्य विस्तार किया, इन्होंने एक तो किया मालवा की तरफ और दूसरा किया गुजरात की तरफ, यानी दो केंद्र बिंदु बना लिए। अब इसके माध्यम से वो क्या करेंगे, राजस्थान के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अब इसका रीजन क्या रहा, जैसे मालवा और गुजरात के अंदर इन्होंने अपने शक्ति केंद्र बनाए, तो इसका कारण क्या हुआ, परिणाम, इसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान में आसानी पूर्वक प्रवेश किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ, राजस्थान में आसानी से प्रवेश, इसका परिणाम ये हुआ कि जो मराठा थे वो दक्षिण भारत से मालवा और गुजरात में आए। इससे मराठों को यह फायदा हुआ कि वो राजस्थान के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकते थे। अब इस बीच क्या हुआ, 1711 मई 1711 की डेट है। मई 1711 में क्या हुआ था कि मराठों ने क्या किया, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन का खजाना लूटा। अब इन्होंने क्या किया, मंदसौर जो है, मंदसौर के निकट इन्होंने क्या किया, मंदसौर के निकट से, मंदसौर मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किसने किया, मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्र किसने किया, ये किया था मराठों ने। मैं मंदसौर आपको बताने की कोशिश करूं तो ये जो क्षेत्र है, ये जो इलाका है या फिर ये जो क्षेत्र है, ये मंदसौर है। मतलब जब लगभग राजस्थान से सटा हुआ, ये राजस्थान की सीमा है, ये इस तरीके से राजस्थान की सीमा है यहाँ पे। तो ये जो इलाका है ये मंदसौर का इलाका है, ठीक है ना। और मंदसौर की बात करें तो मंदसौर किस जिले में है, एमपी जिले में। और ये जो उदयपुर का दक्षिणी वाला क्षेत्र था, ये मेवाड़ी क्षेत्र था। तो यहां से इन्होंने धन इकट्ठा किया। कौन सी डेट को धन इकट्ठा किया, मई 1711 में इन्होंने यहां से धन एकत्रित किया। तो मैं इस चीज को यहां से हटाता हूं। इन्होंने क्या किया, यहां से लगभग यहां राजस्थान के आसपास से ये मंदसौर क्षेत्र, यहां से इन्होंने धन एकत्रित किया। तो धन एकत्रित करते ही राजस्थान के राजा, राजस्थान के कौन से राजा, उदयपुर राजा, कहां, यहां पे उदयपुर, और यहां पे जयपुर, और यहां पे आपका दिल्ली। अब यहां से इन्होंने धन एकत्रित किया, यानी मंदसौर आपके यहां पे पड़ता है। अब यहां से इन्होंने धन एकत्रित किया यानी मंदसौर से, तो उदयपुर के राजा की दिक्कत हो गई। उदयपुर के राजा की क्या प्रॉब्लम हुई, उदयपुर के राजा की ये प्रॉब्लम हुई कि भाई साहब अब अपने प्रॉब्लम हो जाएगी। उदयपुर के राजा ने सोचा कि भाई अपने दिक्कत हो जाएगी। तो उदयपुर का राजा कौन, संग्राम सिंह। उदयपुर का राजा कौन है, संग्राम सिंह। इधर जयपुर के राजा को फोन किया, तो जयपुर का राजा कौन है, जय सिंह। अब उदयपुर वाले ने जयपुर को फोन किया कि भाई साहब अब ये मंदसौर से इन्होंने खजाना लूट लिया और अगली बारी तो मेरी है, हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो जयपुर वाले ने कहा कि देख मेरे पास में भी कोई इसका उपाय नहीं है, ऐसा करते हैं अपन, मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा है यहाँ, अब दिल्ली में कौन था,
दिल्ली के अंदर था मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। तो क्या ऐसे करते हैं, तुम मोहम्मद शाह से बातचीत करते, तो ये दोनों यहां से चले, मोहम्मद शाह को बोला चाय वाय ले आओ और बातचीत करते हैं। तो इन्होंने बातचीत की थी, मराठाओं की समस्या के बारे में विचार विमर्श किया था पहली बार। तो मैं यहाँ आपको लिख कर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मंदसौर में मेवाड़ से धन एकत्रित किया, तो राजस्थान में क्या हलचल उत्पन्न हुई, तो यहां से क्या हुआ, उदयपुर के राजा, उदयपुर के राजा कौन, महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह, उदयपुर के राजा महाराणा संग्राम सिंह। उसके बाद में बात करें जयपुर के राजा, जयपुर के शासक कौन, जय सिंह, जयपुर के शासक कौन, जय सिंह। और दिल्ली, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कौन, मुगल बादशाह, दिल्ली में कौन, मुगल बादशाह। अब इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, मराठा समस्या पर विचार विमर्श किया। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सॉरी, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, इन तीनों ने मिलकर के मराठा समस्या पर प्रथम बार विचार विमर्श किया। मराठाओं के राजस्थान में आने या आक्रमण करने की समस्या पर प्रथम बार वार्तालाप। ठीक है, यहां पर तक समझ में आया कि भाई अब हुआ ये था कि यहां बातचीत हुई, तो उदयपुर के राजा की दिक्कत हो गई, भाई साहब हमारे यहाँ पे आएंगे। तो संग्राम सिंह और जय सिंह ने आपस में फोन व्हाट्सएप पे सेट भेजा मैसेज, हेलो गुड मॉर्निंग डियर, आई एम वेरी प्रॉब्लम में। तो उन्होंने कहा कि डियर मेरे पास में तो कोई प्रॉब्लम है ही, तो समस्या का कोई समाधान नहीं है, चले दिल्ली। तो दिल्ली में मुगल बादशाह थे कौन, मोहम्मद शाह। दिल्ली में मुगल बादशाह कौन था, मुगल बादशाह था आपका मोहम्मद शाह के, मोहम्मद शाह के पास में चले। तो इन्होंने यहाँ पे पहली बार विचार विमर्श किया, लेकिन कोई ऐसा अच्छा खासा परिणाम नहीं निकला। अब हुआ ये, इस बीच मामला ये था कि मोहम्मद शाह ने समस्या के बारे में बातचीत की, लेकिन कोई इतना अच्छा परिणाम नहीं निकला। अब आगे डेट आती है 1724, कौन सी डेट आती है, 1724। 1724 आते आते आक्रमण काफी तेज होने लगे, आक्रमण तेज, किसके आक्रमण तेज, मराठों के। ठीक है ना, मराठा आक्रमण राजस्थान में तेजी से होने लगे। अब टेंशन बढ़ गई थी। इसी बीच में हुआ यह था 1724 के आसपास में आक्रमण तेज होने लगे, और इसी बीच आपको डेट याद रखनी है, अप्रैल 1734, अप्रैल 1734 में, अप्रैल 1734 में किसकी याद रखनी है, बूंदी की याद रखनी है तारीख। बूंदी के अंदर दो व्यक्ति थे, बूंदी के अंदर कितने व्यक्ति थे, दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था बुद्ध सिंह और एक व्यक्ति था दलेल सिंह, बुद्ध सिंह और दूसरा व्यक्ति था दलेल सिंह। दलेल दले ये गलत हो गया, दलेल है, क्या नाम है, दलेल सिंह। दो व्यक्ति है, एक तो बुद्ध सिंह है और दूसरा दलेल सिंह है। अब दलेल सिंह ने क्या किया, इस बुद्ध सिंह के ऊपर आक्रमण करके बुद्ध सिंह को तो हटा दिया और खुद यहां का राजा बन गया। तो बुद्ध सिंह के दिमाग में आइडिया आया और वो सीधा यहां से भाग के किसके पास गया, मराठों के पास में गया। किसके पास में गया, मराठों के पास में। यहां आपके मराठा, वो गया मराठों के पास में, मराठों को पूरी रामकथा सुनाई कि भाई साहब मेरे को दलेल सिंह ने हटा दिया, यानी पद से हटा दिया, यानी पद संयुक्त कर दिया, और खुद दलेल सिंह शासक बन गया। तो मराठों की सहायता से, यहां पे ध्यान रखना, मराठा की
सहायता से बुद्ध सिंह ने दलेल को हटाया, दलेल को हटाया और बूंदी का शासक बना, बूंदी का शासक बना। तो यहां मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि राजस्थान में अंदर किसी व्यक्ति या किसी शासक के द्वारा प्रथम बार राजस्थान में मराठों को आमंत्रित कब किया गया, तो कब किया गया, अप्रैल 1734 में। तो यहां मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बहुत अच्छी तरीके से लिख सकता हूं कि प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने मराठा शक्ति को राजस्थान में आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, तो कौन है, बुद्ध सिंह। आपका शासक कौन है, बुद्ध सिंह। मैटर समझ में आया? यानी राजस्थान के अंदर पहला शासक जिसने मराठों को कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए। अब मराठों ने सहायता की तो बूंदी वाला बुद्ध सिंह तो पूरी तरीके से मराठों की सहायता में रहा है ना। तो अब मराठा आ गई राजस्थान में। और डेट की बात करें तो अप्रैल 1734। देखो ये चीजें मैं जो लिखवा रहा हूं ये सिर्फ समझने के लिए, अच्छे तरीके से आप समझ सके इसलिए। बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे, ठीक है ना, नोट्स आपको मिलेंगे। बाकी वाली ये जो चीजें ताकि दिमाग में पूरा एक मैप सेट हो सके। तो अप्रैल 1734 के अंदर अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर मराठा पूरी तरीके से आमंत्रित हो जाते हैं। बुद्ध सिंह के द्वारा दलेल सिंह को हटा दिया जाता है। अब हुआ ये था कि बाद में तो राजस्थान के अंदर मराठों का हस्तक्षेप तो पूरी तरीके से बढ़ने लगा। यहां तक अपन ने पूरी चीजें पढ़ ली थी। आगे अपन देखते हैं, वापस आ जाए इधर। ओके, 1735 में मालवा पर अधिकार करने के बाद में 1735 के अंदर मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान में आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया। राजस्थान में कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहां से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को ही नहीं वन सेठ साहूकारों को लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेशों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया था। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में उनका इसी बहाने से उनका प्रवेश हुआ था। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया था, लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत जो है वो परस्पर लड़ने लग गए। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न शून्यता के पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे थे। साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ व सरदेश मुखी प्राप्त करने के आदेश दिया। 1732 ईस्वी में स्वाई जय सिंह जो है मालवा का सूबेदार बना और उससे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगड़े जो है मराठों को देने पड़े। और 1761 से लेकर के 1791 तक राजस्थान के अंदर धुआंधार जो है मराठों का प्रभुत्व रहता है। यानी राजस्थान के राजपूत शासकों की स्थिति कमजोर हो गई थी और मराठा जो है वो प्रभुत्वशाली हो गए थे। यहां तक अपन ने देखा। अब आते हैं नोट्स के अंदर। ओके, तो अपन ने देखा था कि 1735 में मालवा पर अधिकार हो गया था। अब मराठों का क्या होता है, 1735 के अंदर मालवा में अधिकार हो जाता और राजस्थान में 1734 के अंदर तो ऑलरेडी अप्रैल 1734 में वो बूंदी में आ ही जाते हैं। 1735 में मालवा पे अधिकार कर लेते हैं। तो मालवा पे अधिकार होने के बाद में भाई राजस्थान में तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन था। अब मालवा में उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वहां पे अधिकार कर लिया, तो अब वो राजस्थान के अंदर आराम से आ जा सकते हैं। अब हुआ था ये कि 1732 के अंदर सवाई जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया गया था, ठीक है ना, उससे पहले की डेट है। 1732 में मालवा का सूबेदार बनाया गया था। तो मराठों ने सवाई जय सिंह को घेर लिया। अब सवाई जय सिंह की दुश्मनी वो वहां किस आक्रमण की वजह से 1724 में मराठा आक्रमण की तेजी आने लगी, लेकिन 1711 में मंदसौर वाले मामले में जो था ना, मंदसौर वाला मामला जो था, उस समय क्या हुआ, जय सिंह और वो मिलके वहां पे गए थे दिल्ली। तो जैसे ही सवाई जय सिंह मालवा का सूबेदार बना तो क्या किया गया, मालवा का सूबेदार बनते उससे मराठों ने घेर लिया और सवाई जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली। और पराजय स्वीकार करते ही 28 परगने वो मराठों को देने पड़े।
और इस तरीके से 1761 से लेकर 1791 के मध्य जो राजस्थान के अंदर है मराठा शक्ति काफी हावी रही। उसके बाद में यह देखा गया कि नादिर शाह के आक्रमण के समय राजस्थान के राजाओं को एकत्रित करने का प्रयास किया गया मराठों के द्वारा, लेकिन कोई भी एकत्रित हुआ नहीं, कोई भी अच्छा परिणाम इसका निकला नहीं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें तो शाहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान में चौथ और सरदेशमुखी प्राप्त करने का आदेश दे दिया था। चौथ और सरदेशमुखी एक प्रकार के मराठा राज्य से एकत्रित किए जाने वाले कर थे। चौथ कर उन क्षेत्र जमीनों से लिया जाता था जिस पर मराठा अपने वंशानुगत अधिकार प्राप्त का दावा करते थे, और सरदेशमुखी भूमि का राजस्व का एक रूप था जिसे मराठा आक्रमण से बचने के लिए उन्हें भुगतान किया जाना पड़ता था। ठीक है, तो ये चीजें अब आगे आ जाते हैं इधर समझने के लिए। अब अपन आगे समझेंगे किस तरीके से मराठा आगे बढ़ते हैं। तो 1737 में राजस्थान में हो जाता है। आगे डेट डालते हैं 1735। 1735 में मराठा क्या करते हैं? 1735 में मराठाओं ने 1735 में क्या किया था? मराठाओं ने जो है वो आपके मालवा के ऊपर अधिकार कर लिया। मालवा पर पूर्ण अधिकार, मालवा पे पूर्ण अधिकार। लेकिन उससे पहले आपको एक डेट याद रखनी है 1732 की। 1732 में यह हुआ कि जो जयसिंह है, जयसिंह को क्या हुआ? 1732 में आपको डेट याद रखनी है, जो जयसिंह है उस जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली। जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली, मालवा की सूबेदारी मिली। ठीक है, जयसिंह को सूबेदारी मिली तो मालवा का सूबेदार बन गया। अब हुआ यह था कि मान लो ये मालवा है और यहां आपके मालवा के ऊपर कौन है? जयसिंह है। अब इस जयसिंह को मराठों के द्वारा घेर लिया गया, तो जयसिंह को क्या हार स्वीकार करनी पड़ी? जयसिंह ने घुटने टेक दिए कि भाई सरेंडर, तो हार स्वीकार करी तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। तो जयसिंह ने मराठों को क्या दिया? 28 परगने। 28 परगने, यानी परगने का मतलब होता है क्षेत्र। 28 परगने मराठों को दिए, मराठों को दिए। यानी 1732 के अंदर सवाई जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिलती है। अब मालवा की सूबेदारी मिली तो मराठों ने क्या किया? मालवा में आकर के सवाई जयसिंह को घेर लिया। तो सवाई जयसिंह को लगा भाई सब मामला हाथ से निकला हुआ है तो लड़ने से कोई मतलब है नहीं, सरेंडर कर दिया कि भाई साहब सरेंडर। तो मालवाओं को सरेंडर करने के पश्चात जयसिंह ने कहा कि भाई मेरे को जिंदा छोड़ दीजिए, आप 28 परगने ले लीजिए। तो यहां 28 परगने जो है वो मराठों को दे दिए। अब इस तरीके से अगर बात करें 1761 से 1791 तक मराठा शक्ति राजस्थान में फुल तबाही मस्ती। मराठा शक्ति राजस्थान में अच्छा राज करती है, अच्छा राज करती है। ठीक है, और इतनी चीजें देखी थी। उसके बाद में अपने को देखना है कि वो कई तरीके से हस्तक्षेप करते थे, धन लूटते थे, तो वो चीजें अपन नोट्स के अंदर मैं आपको बता चुका, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां पर आराम से इसको पढ़ लेना। अब हुआ यह था कि नादिर शाह ने आक्रमण किया था। ये जो शासक दिख रहा है आपको, इसका नाम है नादिर शाह। नादिर शाह, ये जो नादिर शाह है ये ईरान का शासक है। ठीक है ना, ये ईरान का शासक है और इसने लगभग भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण किया था कब? मार्च 1739। मार्च 1739 ने मार्च 1739 के अंदर इसने भारत पर आक्रमण किया था। अब जब इसने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मराठों ने जो मराठा शक्ति थे, मराठों ने राजस्थान के राजपूतों को एकत्रित
होने एकत्रित मराठा शक्ति को मराठा शक्ति ने राजपूतों को एकत्रित होने का या एकत्रित करने का प्रयास किया या एकत्रित होने का प्रयास किया, ठीक है, लेकिन असफल। लेकिन क्या रहा? लेकिन असफल, असफल रहे। अब नादिर शाह जब ईरान से भारत के ऊपर आक्रमण करने आया था मार्च 1739 में, तो राजस्थान के अंदर ऑलरेडी मराठा थे, तो मराठों ने राजपूतों को कहा कि भाई एकत्रित हो जाइए, अपन सब मिलकर के नादिर शाह से सामना करेंगे। लेकिन दिक्कत यह थी कि राजस्थान के जो राजपूत थे वो मुगल दरबार में दलबंदी के कारण मामला गड़बड़ा गया, और इसके पीछे असफल रहने के कारण क्या थी? मुगल दरबार के अंदर दलबंदी। तो आप इतना याद रखें कि मराठा जब राजस्थान में थे और जब नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तो राजस्थान के राजपूतों को एकत्रित करने का जो कार्य है वो मराठों ने किया था। इतनी देखी थी आगे। उसके बाद में यह था कि पेशवा बाजीराव को, जो आपके पेशवा बाजीराव है, पेशवा बाजीराव को उनके जो साहू है उन्होंने आदेश दिया, साहू ने आदेश दिया, क्या आदेश दिया कि आप राजस्थान के अंदर जाओ और राजस्थान से क्या वसूलो? चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी, चौथ और सरदेशमुखी। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों एक प्रकार के टैक्स है, ठीक है ना, ये दोनों एक प्रकार के टैक्स है। आप राजस्थान में जाओ और चौथ और सरदेशमुखी वसूलो। चौथ क्या होता है कि चौथ का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां मराठा अपना वंशानुगत दावा करते हैं कि भाई ये जमीन है वो हमारी है, ठीक है। चौथ का मतलब होता है कि मराठा अपना वंशानुगत दावा करता है, मराठे अपना वंशानुगत दावा करते हैं, वो तो है चौथ। सरदेशमुखी का मतलब है कि ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र मराठा आक्रमण नहीं करे, इसलिए आपको सरदेशमुखी देना पड़ेगा। मराठा आक्रमण बचने हेतु, मराठाओं के आक्रमण से बचने हेतु, मराठाओं के आक्रमण से बचने हेतु, मराठाओं के आक्रमण से बचने हेतु जो टैक्स दिया जाता उसे कहते हैं सरदेशमुखी, ठीक है। तो मैं एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं आपको चीजें, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अपन ने देखा है मराठों का प्रभाव। देखो जैसे ही दिल्ली में मुगल बादशाहों की शक्तियां कम होने लगी तो मराठों ने अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। केंद्रीय स्थिति जो मराठों की थी, मूलस्थान जो था वो दक्षिण भारत के अंदर था। दक्षिण भारत से राजस्थान के अंदर एंट्री करने के लिए उन्होंने सबसे पहले मालवा पे अधिकार किया, मालवा के बाद में गुजरात पर, और इसका परिणाम ये निकला कि इन दोनों क्षेत्रों से वो आसानी से राजस्थान के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सबसे पहली बार टेंशन की बात मई 1711 में मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से उन्होंने धन एकत्रित किया, तो राजस्थान के उदयपुर राजा महाराणा संग्राम सिंह के टेंशन बढ़ गई। जब उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह के टेंशन बढ़ी तो जयपुर के जयसिंह को फोन लगाया, उन्होंने कहा हमारे पास भी कोई समाधान नहीं है, तो दिल्ली चले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के पास में, और वहां पे उन्होंने मराठा आक्रमण की समस्या को लेकर पहली बार बातचीत की। तो ध्यान रखें, मराठा आक्रमण को लेकर राजस्थान के अंदर पहली बार चर्चा कब होती है? मई 1711 के आक्रमण के बाद में उदयपुर के शासक, जयपुर के शासक और दिल्ली के मोहम्मद शाह मिल करके इसके बारे में बातचीत करते हैं। फिर अपने देखा कि 1724 के बाद में यहाँ पे आक्रमण बहुत तेजी से होने लगे, और इस बीच एक डेट आती है अप्रैल 1734। अप्रैल 1734 के अंदर बूंदी के शासक जो है बुद्ध सिंह और दलेल सिंह, दो लोग होते हैं वहां पे। तो दलेल सिंह थोड़ा शक्तिशाली था, उसने दलेल सिंह ने बुद्ध सिंह को हटा दिया और दलेल सिंह खुद शासक बन गया। तो बुद्ध सिंह ने इस मामले में क्या किया? सीधी एंट्री मारी मराठों के पास में, मराठों से सहायता प्राप्त करके दलेल सिंह को हटाया और बूंदी के अंदर शासक बन गया। और यहाँ पे ये पहला एक ऐसा परिणाम था जिसके अंतर्गत ये हुआ कि किसी राजा ने या किसी शासक ने मराठों को राजस्थान के अंदर पहली बार आने का जो न्योता दिया वो कौन दे रहा है? बुद्ध सिंह दे रहा है। कहां का शासक है? बूंदी का शासक है, ठीक है, ठीक है। तो ये डेट ध्यान रखना, अप्रैल 1734। उसके बाद में बात करें 1735 की, तो 1735 के अंदर मराठाओं ने मालवा के ऊपर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन उससे पहले आपको एक डेट याद रखनी है 1732 की, जिसके अंदर जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिली थी 1732 में। लेकिन बाई चांस, बाय द मिस्टेक 1732 के अंदर जो आपके जयसिंह हैं वो मराठों के घेरे में आ जाते हैं, मराठों के द्वारा पकड़े जाते हैं, मराठा उन्हें घेर लेते हैं और 28 परगणे जो है वो मराठों को देने
पढ़ते हैं। तो यहाँ मालवा के सूबेदार की बहुत घोर बेइज्जती होती है, बाद में इसका बदला लेंगे, ये बड़ा सम्मेलन करेंगे, वो अपन आगे देखेंगे। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 1761 से लेकर 1791 के बीच में मराठा शक्ति राजस्थान में धुआंधार पारी खेलती है। फिर अपन ने देखा था कि नादिर शाह का आक्रमण हुआ था राजस्थान के अंदर नहीं, भारत के अंदर, मार्च 1749। कब? 03/1749 नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, और नादिर शाह जो था वो ईरान का शासक था, इसने आक्रमण किया तो राजस्थान के सभी शासकों को एकत्रित होने का जो जिम्मा उठाया मराठाओं ने, लेकिन इसकी असफलता ये हुई कि राजस्थान के जो राजा है वो एकत्रित नहीं हो पाए, क्योंकि वो मुगल बादशाहों के साथ में जो दलबंदी थी उसकी वजह से ये प्रक्रिया सही ढंग से नहीं बैठी। उसके बाद में याद रखना है कि पेशवा जो बाजीराव है, उन्होंने, पेशवा बाजीराव को शाहू ने, मराठों के जो शाहू थे, उन्होंने आदेश दिया कि तुम राजस्थान के अंदर से चौथ और सरदेशमुखी टैक्स वसूलो। चौथ का मतलब होता है मराठा ऐसे क्षेत्र जहां अपना वंशानुगत दावा करते हैं कि ये जमीन हमारी है, तो वहां से चौथ वसूला जाता है, और सरदेशमुखी यानी मराठों के आक्रमण से बचने के लिए जो टैक्स दिया जाता है उसे सरदेशमुखी कहते हैं। यहां तक जानकारी मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो जानकारी है वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। देखो इसकी पीडीएफ जो है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, आपको जो पीडीएफ है वो अपने यूट्यूब टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और बाकी जैसे ही चैप्टर पूरा होते ही मैं आपको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। और जो बच्चे हैं वो तो सारी चीजें देख ही रहे होंगे, आप आराम से इन चीजों को लिख लेना अगर आप लिखना चाहे तो, ठीक है ना। और दोबारा वीडियो देख करके भी इन चीजों को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं 1 मिनट के लिए शो कर लेता हूं, अगर कोई बच्चा लिखना चाहे तो इन चीजों को लिख सकता है वीडियो रोक करके। वीडियो पुश कर देना ऐसे, फिर आराम से आप इन चीजों को लिख सकते हो। अपने यहाँ नादिर शाह वाले यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है ना। इससे आगे अपन नेक्स्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।